हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के कक्षा 10 के पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड पाठ 11 को आज हम लोग देखेंगे। पाठ 11 के राम वृक्ष इसके लेखक हैं और पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत को देखने से पहले हम इनके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी को देखते हैं। देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। यानी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में। कब? 1899 में। माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, जिनकी वजह से इनकी आरंभिक वर्ष क्या हुआ, कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1920 में ये राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ गए। कई बार ये जेल भी गए। इनकी मृत्यु 1968 में हुई, देहावसान यानी 1968 में। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी की बहुत सारी रचनाएं, देखिए रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। 15 वर्ष की अवस्था में की। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भगत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनबड़ी और नई धारा थी। गद्य की विभिन्न विधाओं में भी उनकी व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उसमें बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। कुछ देखिए, पतितों के देश में यह उपन्यास है, चिता के फूल ये कहानी, नाटक में अम्बपाली, रेखा चित्र में माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांध कर ये यात्रा वृत्तांत है, और जंजीरें और दीवारें ये क्या है, इस संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। देखिए बेटा, उनकी रचनाओं में क्या क्या है ये सब। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। कलम का जादूगर किसे? राम वृक्ष बेनीपुरी को भी कहा जाता है। अब इनकी पाठ में देखते हैं कि क्या दिया है। बाल गोविंद भगत में इन्होंने क्या लिखा है कि रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया। यानी रेखा चित्र है ये, इसके माध्यम से क्या इन्होंने उद्घाटन किया, जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। देखिए, बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकियाँ देखने को मिलती हैं। तो बेटा अब इसमें आते हैं बाल गोविंद भगत। ओके, तो बाल गोविंद भगत में देखते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। देखिए, एक व्यक्ति की कहानी है। बाल गोविंद भगत कैसे थे? मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही चकमक किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी थी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोह को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। न किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते थे। बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे किसी चीज़। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कौतूहल होता, मतलब लोगों के बीच चर्चा की केंद्र बनते कि इतने अच्छे व्यक्ति। कभी कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। देखिए कितने महान। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। 4 कोस दूर एक कबीरपंथी मठ से, मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया। जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और इसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे
पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं चल पड़ रहे हैं, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी यानी धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवैया चल रही यानी हवा। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों को कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के ओठ काँप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया यानी आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बहुत तेज वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही हैं और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहू को उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती हैं वो अकेली हैं। चमक उठती हैं, चिंक उठती हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे सब सारा संसार निष्पक्षता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। जगा रही है तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुईं जो फागुन तक चला करती। इन्हीं दिनों वह सवेरे ही, देखिए बेटा ये पिक्चर है, बाल गोविंद भगत ये है। इन्हीं दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया, यानी तालाब पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बूझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमयी वातावरण में एक फूस की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपने खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती यानी नहीं ठंडी करती थी। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, घर के आंगन में बैठ जाते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते। खजड़ी और करतालों की भरमार हो जाती, यानी गाने बजने लगते या करताल बजने लगते। एक पद बाल गोविंद भगत कहा जाते हैं। उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती तिहराती थी, यानी जैसे हर कीर्तन बेटा होता है। धीरे धीरे स्वर ऊँचा होने लगता है। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ने के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे तन मन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खिचड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में से आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए,
क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहल बस उनके घर गया। यानी लेखक ही कहते हैं, देख कर दंग रह गया था। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते, उन्हीं फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला उसके सामने जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वहीं पुराना स्वर, वहीं पुरानी तल्लीनता, यानी गाना गा रहे हैं। देखिए वो घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेम से जा मिली। भलाई से बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं आया किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। यह है आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इसी दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इसी लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वहीं जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नियम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे, यानी वो व्रत नहीं छोड़े। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। तो बेटा पंजर यानी उनकी शरीर, बॉडी। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि देखिए वो किस तरीके से खुश रहते थे बाल गोविंद भगत। कितना दुख आने पर भी वो अपने आप को प्रेम के रस में भिगोए थे। यही इस कहानी का सार है, और आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा बेटा। थैंक यू।